Hello student, today I am going to start the remaining part of life process. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बिटवीन माउथ एंड एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। माउथ और एनस के बीच में एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। Part of alimentary canal, there are many part of alimentary canal. First one, mouth enter into buccal cavity or oral cavity. Oral cavity open into pharynx open into esophagus open into stomach open into small intestine, and last one, large intestine. एलिमेंट्री कैनाल के बहुत सारे पार्ट है। पहला जो पार्ट होता है माउथ होता है, ये जो ओपन होता है बक्कल कैविटी में ओपन होता है। बक्कल कैविटी फेरिंग्स में ओपन होगी, फेरिंग्स जो है इसोफेगस में ओपन होगा, इसोफेगस स्टमक में ओपन होगा, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट होता है। In this diagram you can see the various part of alimentary canal in human beings. इस डायग्राम के द्वारा आप देखेंगे ह्यूमन बींग्स की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके वेरियस पार्ट। सबसे पहले इसमें ओपन होता है माउथ। माउथ एंटर होगा, किस में होगा? माउथ एंटर होगा बकल कैविटी में। बकल कैविटी के बाद इसमें जस्ट फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस है, इसोफेगस के बाद स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होगी लार्ज इंटेस्टाइन। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब डाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस होती है वो देखेंगे। फर्स्ट वन जो है इंजेशन, मीन्स इनटेक ऑफ फूड, फूड को माउथ के द्वारा बॉडी के अंदर लेना। सेकंड डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल। थर्ड वन एसिमिलेशन ऑफ फूड फ्रॉम न्यू रिक्वायर्ड मटेरियल फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसके लिए अपनी बॉडी के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल उसको फॉर्म करने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं एसिमिलेशन ऑफ फूड। और फोर्थ वन है इगेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी के बाहर रिमूव करने की प्रोसेस को इगेशन कहते हैं। फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, हम उनके क्या फंक्शन है उनके बारे में समझेंगे। फर्स्ट वन माउथ, इट इज़ ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग होती है। सेकंड है बकल कैविटी या ओरल कैविटी। माउथ ओपन इनटू स्पेशियस बकल कैविटी। माउथ जो ओपन होता है एक बड़ी बकल कैविटी के अंदर ओपन होता है जिसके अंदर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड सिचुएटेड होती है। 1 पेयर लिंगुअल ग्लैंड होती है, 1 पेयर सबलिंगुअल ग्लैंड होती है और 1 पेयर पैरोटिड ग्लैंड होती है। जो लिंगुअल ग्लैंड होती है बिलो द टंग होती है, और जो सबलिंगुअल जो होती है वो अपर तथा लोअर जॉ के जॉइंट पे होती है, और पैरोटिड जो ग्लैंड होती है इंटरनल ईयर के जस्ट नीचे की साइड दोनों तरफ होती है। ह्यूमन बींग की जो ओरल कैविटी होती है उसके अंदर 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं जो कि हेट्रोडोंट होते हैं, मतलब सभी टीथ अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर को डिनोट किया जाता है कैपिटल आई के द्वारा, कैनाइन को डिनोट किया जाता है कैपिटल सी के द्वारा, प्रीमोलर को डिनोट किया जाता है पीएम के द्वारा, और मोलर को डिनोट किया जाता है एम के द्वारा। इंसीजर जो है कटिंग टीथ होते हैं, कैनाइन जो होते हैं टीयरिंग टीथ होते हैं, प्रीमोलर मोलर जो होते हैं चिविंग टीथ होते हैं जिसके द्वारा फूड को अच्छी तरह से मेस्टिकेट या चबाया जाता है। ह्यूमन बींग्स के जो टीथ होते हैं डाइफायोडोंट होते हैं, मतलब लाइफ टाइम में 2 टाइम आते हैं। फर्स्ट टाइम जो टीथ आते हैं वो मिल्क टीथ होते हैं, और सेकंड टाइम जो रिप्लेस होते हैं उनको परमानेंट टीथ कहते हैं। और ह्यूमन बींग्स के जो टीथ होते हैं थेकोडोंट होते हैं, मतलब ये सभी टीथ एक गड्ढे के अंदर पिट्स के अंदर धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। अब देखेंगे डेंटल फार्मूला। ह्यूमन बींग्स का जो डेंटल फार्मूला है वो परमानेंट डेंटल फार्मूला देखेंगे। इंसीजर जो होते हैं 1/2 में 2 हैं, कैनाइन 1/1 है, प्रीमोलर 2/2 है, और मोलर जो है 3/3 है। तो अपर साइड और लोअर साइड हो गई, 2 साइड हो गई, लेकिन ये जो है 1 हाफ के हैं। तो ऊपर की तरफ कितने हो गए? 3 2 5 6 और 2 8, 8 ऊपर, मतलब 8 टीथ ऊपर की तरफ अपर जाम है, 8 टीथ नीचे की तरफ अपर जाम है, लेकिन ये 1 साइडेड है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 8 × 2 होगा तो 16 होगा। नीचे की साइड में 8 × 2 होगा तो 16 होगा, और 16 और 16 कितने हो जाएंगे? 32 टीथ हो जाएंगे।
ओरल कैविटी में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि सलाइवा को सिक्रीट करती है। और ये जो सलाइवा होता है इसके अंदर वाटर तथा दूसरे एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। अब इनके फंक्शंस देखेंगे। जो एमाइलेज एमाइलेज एंजाइम होता है वो स्प्लिट करता है पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में स्प्लिट कर देता है, इसी कारण इनको स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम कहते हैं। सेकेंड, जो लाइसोजाइम होता है डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया विच कम्स विद फूड। भोजन के साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया बॉडी माउथ के अंदर आ जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम लाइसोजाइम करता है। तो पहला जो एंजाइम था एमाइलेज जो स्टार्च को स्प्लिट करता है उसको तोड़ता है, और सेकंड जो एंजाइम है लाइसोजाइम जो हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। फेरिंग्स 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, फनल शेप्ड होता है, विच इज सर्व एज अ पैसेज फॉर फूड। इसमें कोई डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती, यह केवल फूड को जाने देता है, उसके लिए एक पैसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इसोफेगस। फायरिंग्स ओपन इनटू इसोफेगस। इसोफेगस का भी कोई डाइजेशन में रोल नहीं, ये केवल फूड को पैसेज प्रोवाइड करता है ताकि फूड नीचे की तरह स्टमक में पहुंच जाए। नेक्स्ट वन स्टमक। स्टमक जो होता है वो जे शेप्ड होता है, शेकलाइक होता है। स्टमक कंटेन न्यूमेरस गैस्ट्रिक ग्लैंड इनर सरफेस ऑफ स्टमक। स्टमक की जो इनर सरफेस होती है उसके अंदर बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है जिसके द्वारा गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट किया जाता है। कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, रेनिन, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड म्यूसिन। जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर HCl पाया जाता है, रेनिन, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और म्यूसिन पाया जाता है। फर्स्ट वन देखेंगे फंक्शन ऑफ HCl। इट्स प्रोवाइड एसिडिक मीडियम इन फूड। ये फूड के अंदर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे फूड कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। एंड डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया। स्टमक के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं वो HCl के इफेक्ट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। HCl जो होता है इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही पेप्सिन और रेनिन जो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होते हैं, प्रो पेप्सिन और प्रो रेनिन। तो HCl के इफेक्ट से ये एक्टिव फॉर्म में रेनिन और पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फंक्शन ऑफ रेनिन। इट्स कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। रेनिन जो एंजाइम होता है मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, ताकि स्टमक में बहुत देर तक वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रुकता है, स्टे करता है, ताकि उसके ऊपर एंजाइम की एक्शन हो सके और प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जा सके। पेप्सिन। इट्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट वन लाइपेज। इट्स हेल्प इन द फैट इन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। यह फैट्स को फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर देता है। म्यूसिन। इट्स हेल्प न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ HCl। म्यूसिन जो होता है इसका नेचर जो होता है बेसिक होता है, और HCl का जो नेचर होता है एसिडिक होता है। और आपको पता है कि एसिड हर किसी चीज़ को जला देती है। अगर स्टमक के अंदर एसिड सिक्रेट होगा तो उससे स्टमक भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन म्यूसिन जो बेसिक नेचर का होता है तो स्टमक की जो इनर वॉल होती है उसके चारों तरफ एक लेयर बना देता है, जिससे एसिड का इफेक्ट ह्यूमन बींग के जो स्टमक है उसके ऊपर नहीं होता है। और ह्यूमन बींग का जो स्टमक है उसके ऊपर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगा। Small intestine. There are 3 parts in small intestine. First one ileum, second one jejunum और third one duodenum. जो डाइजेशन की मेन प्रोसेस होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, क्योंकि डाइजेशन के अंदर लीवर के द्वारा बाइल जूस सिक्रेट किया जाता है, पेनक्रियास के द्वारा पेनक्रेटिक जूस सिक्रेट किया जाता है और इंटेस्टाइन के द्वारा इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट किया जाता है। इन जूस के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि फूड को अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं, उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रोसेस तो होती है, साथ साथ उसमें एब्जॉर्प्शन की भी प्रोसेस होती है। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो भी एब्जॉर्ब किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। देयर आर 3 पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन, रेक्टम एंड एनस। और लार्ज इंटेस्टाइन में केवल वाटर को क्वांटिटी को एब्जॉर्ब किया जाता है। रिमेन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस की सहायता से बॉडी के बाहर पास आउट कर दिया जाता है। Respiration. Respiration is a complex process in which food oxidizes into water, carbon dioxide and release huge amount of energy in the presence of oxygen. रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की प्रोसेस में जो फूड मटेरियल है ऑक्सीडाइज हो जाता है और प्रोडक्टिव फॉर्म में मिलेगा आपको वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत अधिक क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है।
रेस्पिरेशन डिवाइडेड इनटू टू स्टेप्स, रेस्पिरेशन को दो स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, एक है ब्रीदिंग और दूसरा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। फर्स्ट वन ब्रीदिंग, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर निकालने की प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं। जब ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेते हैं तो उसको कहते हैं इनहेलेशन, और जब आप CO2 को बाहर निकालते हैं तो उसको कहते हैं एक्सहेलेशन। नेक्स्ट वन सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इट टेक्स प्लेस इन द सेल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये प्रोसेस सेल के अंदर होती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, जिसमें फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन हो जाता है वाटर कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी रिलीज होती है। तो सेल के अंदर होने के कारण प्रोसेस को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। यही एक्चुअल रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, यहीं पर बहुत अधिक क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है। Types of respiration. There are two types of respiration in the presence or absence of oxygen. First one, aerobic respiration. When the process of respiration takes place in the presence of oxygen is called aerobic respiration. जब respiration की process oxygen के presence में होती है तो उसको aerobic respiration कहते हैं. In this equation you can see the various changes in food material. Glucose जो फूड मटेरियल होता है, जो सेल के अंदर होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, इसका ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोसोल्स में, मतलब साइटोप्लाज्म में। ये एनएरोबिक प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। अब ये जो पायरुविक एसिड है तो क्रेब्स साइकिल की सहायता से यहाँ पर O2 की रिक्वायरमेंट होती है और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। तो ये पायरुविक एसिड ब्रेक डाउन हो जाएगा CO2 H2O में और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, मतलब ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है CO2 H2O में और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। सेकेंड, एनएरोबिक रेस्पिरेशन. When the process of respiration takes place in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी तो उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। यू कैन सी इन दिस इक्वेशन ग्लूकोज, इसका ग्लाइकोलिसिस होगा और ये कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में। ये प्रोसेस होगी साइटोसोल्स में या साइटोप्लाज्म में। यहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस होती है। अभी जो पायरुविक एसिड है कन्वर्ट होगा इथाइल एल्कोहल में। अब यहाँ भी ऑक्सीजन एब्सेंस होगी जिसके कारण पायरुविक एसिड पूरी तरह से ब्रेक नहीं होगा और ये पार्शियली ब्रेक होगा, और पार्शियली ब्रेक होने के कारण जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा इथाइल एल्कोहल, मतलब C2H5OH प्लस CO2, और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज होती है। डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन. फर्स्ट वन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड वन एनएरोबिक. फर्स्ट पॉइंट, aerobic respiration occurs in the presence of oxygen. Anaerobic respiration occurs in the absence of oxygen. Aerobic respiration में फूड का ब्रेकडाउन completely होता है, CO2 और H2O तथा बनता है, तथा एनारोबिक रेस्पिरेशन में फूड मटेरियल इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है जिसके कारण इथाइल एल्कोहल या लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी होती है लार्ज अमाउंट में रिलीज होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो लेस अमाउंट में रिलीज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि एनारोबिक प्रोसेस जो होती है रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग में अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखेंगे. द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग कंसिस्ट ऑफ पैसेज वे फॉर फ्रेश एयर टू फ्लो फ्रॉम आउटसाइड टू द लंग्स एंड फॉर द फाउल एयर रिटर्न फ्रॉम द लंग्स टू एक्सटीरियर. जो ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर एक पैसेज होता है, इस पैसेज के द्वारा बाहर से आप प्योर एयर को लंग्स में ले जाते हो और लंग्स के अंदर जो फाउल एयर होती है उसको बाहर निकालते हो. Respiratory organs. First one external nostril, second nasal passage, third one internal nostril, fourth one nasal cavity, fifth pharynx, sixth larynx, seven trachea and eighth lungs. एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपन होते हैं नेजल पैसेज में. ये जो नेजल पैसेज ओपन होगा इंटरनल नॉस्ट्रिल में. इंटरनल नॉस्ट्रिल जो ओपन होते हैं नेजल कैविटी के अंदर और नेजल कैविटी ओपन होती है फेरिंग्स के अंदर. फेरिंग्स ओपन होगा लेरिंग्स में, लेरिंग्स ट्रेकिया में
और ट्रेकिया लास्ट में ओपन होते हैं लंग्स में। लंग्स जो होते हैं मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। In this diagram you can see the various part of respiratory system in human beings। इस डायग्राम के द्वारा आप ह्यूमन बींग्स के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं उनको देखेंगे। फर्स्ट वन नोज ओपन होती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में, ये ओपन होगी नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज इंटरनल नॉस्ट्रिल में, इंटरनल नॉस्ट्रिल ओपन होगा नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स है। लेरिंग्स को एडम्स एप्पल कहते हैं। ये जो वॉइस बॉक्स होता है जो अपन बोलते हैं उसका जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो लेरिंग्स के द्वारा होता है। लेरिंग्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसको ट्रेकिया कहते हैं। ये ट्रेकिया जैसे ही लंग्स में एंटर होगा तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इन दोनों पार्ट को ब्रोंकाई कहते हैं। ये जो ब्रोंकाई लंग्स में जैसे ही एंटर होंगे तो फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगे जिनको ब्रेंक्यूल्स कहेंगे। और ये ब्रेंक्यूल्स एल्वियोलर सैक के अंदर या एयर सैक के अंदर ओपन हो जाते हैं। और ये जो एयर सैक्स होते हैं ये ग्रेप्स लाइक होते हैं। जब एयर अंदर ली जाती है और एयर इनके अंदर फिल हो जाती है तो ये स्वेल अप हो जाते हैं और लंग्स पूरा स्वेल अप हो जाता है।